नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, अभय भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं और ये सारी चीजें भारत की विदेश नीति, भारत की जो रक्षा नीति है, इन सब के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और इन सबके बीच एक जो बड़ा झटका लगा, वो झटका लगा रशिया से। रशिया हमारा एक बहुत सालों का एक ऐसा दोस्त था, एक विश्वसनीय ऐसा साथी था, जिसने यूएन से लेके युद्ध के समय भी हमारा पूरे बिना किसी क्वेश्चन के उसने साथ दिया था। 71 वॉर का टर्निंग पॉइंट था। अगर रशिया साथ नहीं होता तो यूएन में भी हमारी दिक्कत होती और शायद लड़ाई के फ्रंट पे भी होती। इस समय अमेरिका हमारे साथ नहीं, चीन हमारे साथ नहीं, और ऊपर से ये पुतिन साहब ने कल एक लंबी डील साइन की है पाकिस्तान के साथ। अब ये बड़ा अननर्विंग है और ये हमें बार बार लग रहा है कि ये अबे भाई, हमारी विदेश नीति में जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इनको जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए। मोदी जी चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी जिद में है। जैसे नोटबंदी की जिद थी, नोटबंदी में देश का कबाड़ा हो, इसमें तो पूरा कबाड़ा हो रहा है। मैं इस पे करूंगा कि पुतिन का जो एग्रीमेंट है विद पाकिस्तान, हम अलग थलग बिल्कुल ही पड़ गए। देखिए, मैं आपको पहले एक निजी तजुर्बा बताऊं। जब मैं जनसत्ता में काम करता था, एक तरह से राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता सीख रहा था और प्रभाषी हम लोगों के घोषित अघोषित गुरु थे। तो जनसत्ता में इंडियन एक्सप्रेस के मुकाबले पन्ने कम होते थे, तो विदेशी खबरों के लिए जगह कम बचती थी। तो प्रभाषी एक दिन हम लोगों की मीटिंग ले रहे थे, तो हम लोगों ने सवाल उठाया कि हमारे पास बहुत कम स्पेस है विदेशी खबरों के लिए, विदेश की खबरों के लिए, तो हम विदेश की खबरें कैसे छांटें उसमें, ये सवाल था। चुने कैसे विदेशी खबरें? तो प्रभाषी ने कहा, देखिए, एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि रूस हमारा दोस्त है और चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इस मोटे मोटे इस फ्रेमवर्क में आप लोग खबरों को छांटिए। तो वो बात हम लोगों ने गांठ बांध ली और हम लोगों का काम उससे चल गया। लेकिन अब आप देखिए, दुनिया कितनी बदल गई है तब से अब तक। ये बात मैं बता रहा हूं 1986-87 की। तब से लेके अब तक दुनिया कितनी बदल गई है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि चीन हमारा दुश्मन भी है और चीन हमारा दोस्त भी है। दुश्मन हमारा इसलिए है कि उसने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ खूनी मारपीट की और लद्दाख में उसने हमारी जमीन दबा ली और वहां काउंटियां बना रहा है। दुश्मन हमारा इसलिए है वो। और दोस्त हमारा इसलिए है कि उसका सामान हमारे देश के बाजारों में भरा हुआ है और आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री तक उसके सामान का बायकाट कर रहे हैं, बायकाट करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता पे कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार नीति बनाकर उसके सामान को प्रतिबंध करने के लिए तैयार नहीं है। और सारे सरकारी अर्थशास्त्री जो हैं वो विदेशी चीनी पूंजी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने के लिए दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक उनके दबाव का मुकाबला करने के लिए पीयूष गोयल को एक बयान देना पड़ा कि भाई, चीनी पूंजी को हमारे देश में अभी नहीं आएगी। लेकिन बाकायदा पूरी तरह सारे मुख्य आर्थिक सलाहकार से लेकर और सब अरविंद पनगड़िया वगैरह सब दबाव बना रहे हैं, नीति आयोग वगैरह, कि चीनी पूंजी के लिए दरवाजे खोलो। अच्छा, उधर अब आप रूस को देखिए। रूस जो हमारा केवल दोस्त था, हमारा दोस्त ही दोस्त था, वो रूस आज पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बड़ी भारी मदद कर रहा है। 1973 में यही कराची के पास 700 एकड़ जमीन में फैला हुआ एक विशाल स्टील प्लांट जो था, वो सोवियत संघ की मदद से वहां बनाया गया था। बाद में धीरे धीरे मशीनें पुरानी पड़ते जाने और भ्रष्टाचार के कारण और बद इंतजामी के कारण वो बंद हो गया। 2015 में वो बंद हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने पुतिन से अपील की कि भाई वो कुछ करें इसके लिए। तो अब स्थिति यह है कि अरबों डॉलर की लागत से और नई अपनी जो बिल्कुल अत्याधुनिक इस्पात बनाने की मशीनरी है वो रूस वहां पे लगाएगा और उससे पाकिस्तान को जानते हैं कितना फायदा होगा। पाकिस्तान का जो स्टील इंपोर्ट का जो ऑर्डर था वो 30% कम हो जाएगा और 206 अरब डॉलर पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की इससे कितनी हेल्प होगी। और ये इतना बड़ा सौदा है कि ये सौदा कभी भी फौजी और टेक्नोलॉजिकल समझौतों के लिए रास्ता खोल देगा, जो भारत को डर है। इस वक्त तो ये बिल्कुल एक स्टील प्लांट के लिए की गई संधि है, लेकिन ये संधि इतनी बड़ी, बहुमुखी और इतनी मेरे ख्याल से दूरगामी प्रभाव वाली संधि है कि इससे कभी भी पाकिस्तान और रूस के बीच में
फौजी और दूसरे समझौते भी हो सकते हैं। तो अब स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अमेरिका भारत का दुश्मन नहीं है, लेकिन भारत का उस तरह से दोस्त भी नहीं है जिस तरह सोवियत संघ 1971 में हुआ करता था। तब तो अमेरिका दुश्मन था भारत का। जब अमेरिका ने कहा था हम 7वां बेड़ा भेज देंगे, तो रूस ने कहा इंदिरा गांधी से कहा चिंता मत कीजिए, मार्शल जोकोव जो उनका 7वें बेड़े के मुकाबले टक्कर का बेड़ा था, हम वहां पे भेज देंगे वहां पे। तो उससे वो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, और रूस की स्थिति यह है कि वो 71 में जिस तरह दोस्त था उस तरह भारत का दोस्त नहीं रहा। इस जो पाकिस्तान के साथ एक फौजी झड़प हुई ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी रूस ने बहुत ही सक्रिय होकर कोई भारत की मदद नहीं की इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो स्थिति बनी हुई है, यानी दुनिया जो है वो तब से लेके अब तक पूरी तरीके, जब हमने पत्रकारिता का काका सीखा था, ककेरा सीखा था, तब से लेके अब तक कितनी बदल गई है। अच्छा, मोदी जी ने जिस तरह इस बदली हुई परिस्थिति के साथ अपने संबंध स्थापित किए, जब वो प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सोचा कि वो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उनके साथ में अपना व्यक्तिगत रफ्त जब्त बढ़ाएंगे उनके साथ में, और इसी को उन्होंने विदेश नीति मान लिया। और इसके जरिए उन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत हासिल किया। बड़े पैमाने पर भारत की छवि अच्छी हो रही है। कभी वो ट्रंप के साथ गलवैयां उनकी हो रही हैं, कभी पुतिन के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी वो शी जिनपिंग को झूला झुला रहे हैं, कभी सऊदी अरब में जाके गले मिल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं अरब देशों के लोगों नेताओं को यहाँ बुला के उनके साथ गले मिल रहे हैं। इस प्रकार का एक पूरा माहौल पिछले 10 साल से बनाया गया कि विदेश नीति के घोड़े पर सवार होकर प्रधानमंत्री बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अपनी तीसरी बार शपथ लेने के बाद तो प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं की हद ही कर दी है। तकरीबन आप देखिए उनका एक पैर विदेश में ही रखा रहता है। और विदेश मंत्री जो हमारे हैं, उनका काम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री की इन महत्वाकांक्षाओं को सहलाते रहना और उनको जमीन पर उतारने की कोशिश करते रहना। कोई फॉरेन पॉलिसी से संबंधित कोई डॉक्ट्रिन इनके पास नहीं है। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि एक बार विवेक काटजू जैसे एक बहुत ही समर्थ और अच्छे जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनको बुला के एक दिन उनके साथ एक कार्यक्रम कीजिए इस पर। या पवन वर्मा को भी बुलाया सकता है, हालांकि वो पॉलिटिशियन हो गए हैं, इसके बावजूद भी पवन वर्मा को भी, वो भारत सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, विदेश मंत्रालय के पवन वर्मा है। पवन वर्मा, विवेक काटजू ऐसे लोगों को बुलाकर विदेश नीति के ऊपर एक आलोचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। निंदात्मक नहीं, आलोचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी विदेश नीति को अपनी चुनाव नीति का औजार बनाए हुए हैं, जबकि पूरी तरीके से मामला उनके हाथ से फिसल चुका है। आज भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है। अखबारों में झूठे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि भारत को किसी के साथ की जरूरत नहीं है, कि भारत स्वयं मजबूत है। जो किसी का साथ नहीं मिला तो अब कहने लगे हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। पहले मैं ये समझता था कि अर्थनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये सरकार डबल जीरो है। अब मैं कह सकता हूं कि अर्थनीति के साथ साथ विदेश नीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये सरकार पूरी तरीके से डबल जीरो है। इसने पिछले 11 साल में कुछ नहीं हासिल किया, और 11 साल से पहले की जो उपलब्धियां थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की उपलब्धियां थी, मनमोहन सिंह के जमाने की उपलब्धियां थी, उससे पहले इंदिरा गांधी के जमाने की उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को भी इस सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जी जी। अब भाई एक और खराब खबर ये आ रही है कि राफेल वाला जो अपना मामला है, फ्रांस वाला, उससे बहुत खराब खबरें आ रही हैं। और फ्रांस से हमने जो एक जो रिश्ता था कि, और जाके जिस तरह से मतलब एक प्राइवेट प्लेयर को भी काम दिलवाया गया था, ये सब हुआ था, उसमें ना केवल फ्रांस बल्कि हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, एयर चीफ मार्शल साहब सिंह साहब हैं, उन्होंने सीआईए की मीटिंग में जितना, इससे ज्यादा और कोई क्या कहेगा भाई, वो मिलिट्री लीडरशिप वाले हैं, वो इससे ज्यादा कि आप लोग डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, पीएसयूज काम नहीं कर रही है। पीएसयूज के हेड कौन है? वो बैठे हुए थे वहां पे, वो रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। राजनाथ सिंह वहीं बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह अपना अलग कर रहे हैं कि पीओके तो चल के आ जाएगा, वो थाली में सज के आ जाएगा, वो अपनी अलग बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। मैं इस पे जरा एक आपका टिप्पणी चाहूंगा, राफेल वाला क्या हुआ मामला? देखिए, जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कह चुके हैं। तब हम लोगों ने, मुझे याद पड़ता है कि पब्लिक इंडिया के मंच पे भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही तो एक बार चर्चा की थी। समस्या क्या है कि भारत की वायुसेना के पास 12 स्क्वाड्रन कम है,
और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। राफेल जो खरीदे गए थे उनकी संख्या केवल 36 थी। एक राफेल 288 मिलियन डॉलर का है। आप अंदाज लगाइए कितना महंगा विमान है। अच्छा, ये इस महंगे विमान का प्रदर्शन जो पाकिस्तान के साथ झड़प हुई उसमें विवादास्पद हो गया है। मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूं कि कितने विमान गिराई, किसने गिराई, लेकिन वो दुनिया की नजरों में विवादास्पद हो गया है। इस चीज का जो राफेल बनाने वाली कंपनी दसों है, उसने बहुत बुरा माना है। उसने ये मानने की बजाय कि राफेल एक ओवर प्राइस, एक बहुत ज्यादा कीमत वाला महंगा विमान है जो कि मौके पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जैसे प्रदर्शन का वायदा किया गया था या उससे उम्मीद थी। तो उसने क्या किया है कि उसने भारत के ताले में गेंद फेंकने की कोशिश की है। उसने आरोप लगाया है कि भारतीय वायुसेना ने पायलटों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया और राफेल विमानों की ठीक देखरेख नहीं की। दसों ने कहा है कि हम अपना ऑडिटर भेजेंगे, वहां जाकर चेक करेगा ऑडिटर जाके कि आपने पायलटों को ठीक से सिखाया है कि नहीं सिखाया है और आपने मेंटेनेंस कैसा किया है हमारे विमान का। तो भारतीय वायुसेना ने उनकी इस बात का खंडन कर दिया है। तो अब राफेल के साथ में भारत की लगातार तू में हो रही है, वायुसेना की और भारत के रक्षा मंत्रालय की लगातार तू में जारी है। ये स्थिति है। अब समस्या क्या है, इसमें राफेल की बातों में कुछ दम भी है, दसों की बातों में कुछ दम भी है। वो दम क्या है कि वायुसेना के पास, जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है, वायुसेना के पास में ट्रेनी विमान जो होते हैं, वायुसेना के पास ट्रेनी विमानों की भी कमी है। HAL ने उनको ट्रेनी विमान देने का भी वायदा किया था। भारवाही विमान भी कम है उनके पास, वायुसेना के पास। तो बहुत सी जो वायुसेना को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। और आजकल थल सेना को अगर वायुसेना का सपोर्ट ना हो, उनका कवर ना हो, तो थल सेना बेकार है, वो भी नहीं कुछ कर पाएगी। भारत की थल सेना और वायुसेना दोनों के मामले में ही, अब देखिए पायलटों की भी कमी है वायुसेना के पास। इंडिया टुडे में एक खबर प्रकाशित हुई थी जो कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में उस खबर को उद्धृत किया गया है कि 2022-2023 में वायुसेना ने 222 फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए मुहिम चलाई, कोशिश की, बहुत लिखा पढ़ी की, लेकिन वो पायलट भर्ती नहीं कर पाए। उनको पायलट भर्ती नहीं करने दिए गए। तो आज जो सीट एंड पायलट रेशियो होता है वायुसेना के अंदर कि आपके पास कितने विमान हैं और कितने पायलट हैं उनको बैठने के लिए, वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है, वो आदर्श नहीं रह गया है। उसमें बहुत सीट एंड पायलट रेशियो में बहुत गिरावट आ गई है। तो भारत की रक्षा सेनाएं आधुनिकीकरण की कमी से जूझ रही हैं। उनके पास, थल सेना के पास सिपाही नहीं है, इनके पास फाइटर पायलट नहीं है। सुनने में तो ऐसा आया है कि गोलों की भी कमी है। जितना गोला बारूद होना चाहिए उतना गोला बारूद भी नहीं है। और इधर हम देख ही रहे हैं कि वो तो बहुत दिनों से कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल कि भाई हमें फाइटर जेट चाहिए, और वो उनको नहीं मिल रहे हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ये जो राफेल और F-35 जैसे बहुत महंगे जो फाइटर जेट होते हैं, ये हमारी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें दूसरे तरह के थोड़े सस्ते और बड़ी संख्या में फाइटर जेट चाहिए। 1000 वो संख्या बताई जाती है कि 1000 विमान चाहिए भारतीय वायुसेना को, और उसकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार तैयार है, न इनके पास इस तरह की कोई योजना है। जी, मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ दूं कि भारत की जो सैंक्शन स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में मोटे तौर पे 18 फाइटर, मतलब फाइटर और जेट और जो बॉम्बर होते हैं 18 होते हैं। भारत की जो सैंक्शन है वो 42 स्क्वाड्रन की सैंक्शन है। भारत के पास इस समय 31 रह गए हैं, 31 सैंक्शन, 11 स्क्वाड्रन की कमी है आपके पास। आप कुछ कहते रहिए। और इसका जो 31 भी है, उन 31 में जो विमान है वो विमान पुराने हैं। और मिराज भी पुराना हो गया है, अब सुखोई भी पुराना हो गया है, और मिग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अब 5th जनरेशन की बात हो रही है अबे भाई। हालांकि बात कहीं और चली जाएगी। एक बड़ा चर्चा इस पे भी एक दिन करेंगे। मैंने कल एक चर्चा की थी, मतलब रक्षा के विभाग के लोग आए थे। भारत का जो बजट है ना, वो भी लगातार कम हो रहा है। पूरे जब से देश आजाद हुआ है सबसे कम बजट पिछली बार है 1.89%। 1.89% ऑफ द GDP हमारा टोटल बजट है। इतना 60, 61, 62 की वॉर के पहले भी नहीं था इतना कम। कहना सिर्फ यह है कि
अगर आपको एक सुरक्षित देश चाहिए तो ये आपको फिक्स करना होगा, आपको अपने उसमें लिखना होगा कि 2.5-3% से कम हमारा नहीं होना तो 4-5% चाहिए, लेकिन कम से कम 2.5 से 3% अगर आप नहीं करेंगे, आप डीआरडीओ में कुछ दे ही नहीं रहे हैं, आप किसी रिसर्च में कुछ नहीं दे रहे हैं। खैर, मैं एक और इंपॉर्टेंट जगह आ जा रहा हूं अभी भाई, क्योंकि उसको लेके पिछले हफ्ते काफी कुछ था और वो बहुत ही भोंडी बात कही थी। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बात कर ले। ये जो हमारे मोदी जी हैं, ये ये सिंदूर दान इन्होंने ये किया कि अब ये सिंदूर सब जगह भेजेंगे, और बीजेपी इसको ले उड़ी और सब जगह खबर छपी कि 9 जून से शुरू होगा और घर घर जाके सिंदूर देंगे। इसके बाद इसका बैकलैश आया। मोदी जी को तो ये पता ही नहीं है कि सिंदूर होता क्या है, और ये लोगों ने, ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे पहले जाके अपनी पत्नी को सिंदूर दो। ये ममता बनर्जी ने खुले मन से कहा और बहुत से लोगों ने कहा। अब बीजेपी 2-3 दिन से इतनी बीजेपी को डांट पड़ी है कि बीजेपी बैकफुट पे आई। अमित मालवीय ने कहा कि इस तरह का आपने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया था और ये बिल्कुल भ्रामक है। तो सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनको ले जाके कोर्ट में पहले दावा करो और कहो कि इनको हंटर की सजा मिलनी चाहिए। जितना झूठ बोले, हर लाइन पे एक हंटर, तो हंटर कम से कम 100-200 हंटर लगेंगे तुम्हारे जितने ये जो तुम्हारे पेपर हैं और वो है। ये इस तरह की वाहियात बातें अभय भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग शायद इनसे छूट चुका है। कल मोदी जी जाके फिर वही उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, कानपुर में आके कुछ कह रहे हैं। अब कानपुर में आके कह रहे हैं कि हॉक दिया। अब ये हॉकना और ये सब, ये कहीं प्राइम मिनिस्टर के उससे ये भाषा लगती है। मैं सिंदूर का जाना और पब्लिक आउटक्राई के बाद उसका विड्रॉ करना, तो क्या मोदी जी के इससे वोट बढ़ रहे हैं, मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? वो तो चुनाव की दृष्टि से जरा बता दीजिए क्या हो रहा है। देखिए, ये जो सिंदूर वाला मामला है, ये तो बहुत बड़ा बूमरैंग हुआ। मैं तो एक हफ्ते से कह ही रहा था कि ये सिंदूर वाला मामला बहुत बुरी तरीके से बूमरैंग होगा, और भाजपा को थोड़ा देर से ही समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई। अब वो अखबारों के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ रही है। आज भास्कर में खंडन छपा है, भास्कर में खबर छापी थी पहले पन्ने में कि भाजपा सिंदूर बांटेगी, मोदी जी की तस्वीर भी होगी डिबिया पे। मोदी जी सारे देश की पत्नियों के पति हो जाएंगे उस लिहाज से, क्योंकि सिंदूर तो केवल पति ही देता है पत्नियों को, और कोई दे ही नहीं सकता उसको। और मोदी जी की तस्वीर में जाए, या तो मोदी जी सिंदूर निर्माता हो, यानी सिंदूर बनाने की फैक्ट्री हो, और अपने ब्रांड के तौर पर मोदी ब्रांड का सिंदूर ही बिकेगा आप देश में। मतलब किस किस किस्म की बातें ये लोग कर रहे हैं, और किस हद तक जा सकते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है। अच्छा, दूसरी एक और बात है, औरैया आप जानते हैं पहले इटावा जिले का हिस्सा होता था औरैया, अब वो अलग से जिला बन गया है। तो औरैया में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। मेरे पास वो वीडियो भी मैं भेज दूंगा आपको। जब तिरंगा यात्रा शुरू हुई तो और नारे लगाने उन्होंने शुरू किए, तो उन्होंने नारा लगाया हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और फिर बगल वाले आदमी ने अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो बोले फिर तो दोबारा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर दूसरे आदमी ने कहा अरे अरे क्या कर रहे हो, ये नीतीश कुमार जी के भी पिताजी हैं जो ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये घबरा गए, फिर उल्टे सीधे वहां नारे लगने लगे। समझ में नहीं आ रहा कौन किसको जिंदाबाद बोल रहा है, कौन किसको मुर्दाबाद बोल रहा है। ये स्थिति थी उस कार्यक्रम में। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री स्तर का आदमी क्या बोल रहा है, 8 बार का विधायक रहा व्यक्ति क्या बोल रहा है, राज्यसभा का सदस्य क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। जम्मू कश्मीर का विधायक क्या क्या बोल रहा है, इनका कुछ पता नहीं है। तो जो भाजपा का मझोले स्तर का और निचले स्तर का नेतृत्व है, उसके अंदर मुझे लगता है कि 3-4 खूबियां हैं उसके अंदर। पहली तो खूबी यह है कि ये भयंकर रूप से सांप्रदायिक है। दूसरी खूबी यह है कि ये बुरी तरह अशिष्ट है, इसको जुबान पे किसी किस्म का काबू नहीं है। तीसरी खूबी यह है कि जबरदस्त भयानक रूप से स्त्री विरोधी है, और इन सबके ऊपर ये अद्भुत किस्म का मूर्ख है। मतलब इसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है इसकी। ये लोग सब हड़बड़ाए हुए हैं, सत्ता में आ गए हैं और लगातार सत्ता में बने हुए हैं और आगे भी सत्ता में बने रहने की उम्मीद है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग एक दीवानगी आ गई है इन लोगों के ऊपर, एक विक्षिप्तता है जिसमें कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ये स्थिति। अच्छा, बड़े नेताओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो थोड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, इसलिए वो अपनी इन खूबियों को, जिन विशिष्टताओं को मैंने जिक्र किया है, उनको छिपा लेते हैं थोड़ा। ये लोग छिपाने में नाकाम है। क्या हो रहा है इन लोगों में, ये हालत है। अच्छा, खुद मोदी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देखिए मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में जो चुनावी मुहिम चलाई थी, वो मुहिम भी बहुत अजीबोगरीब किस्म की थी।
उस मुहिम से लेके अभी तक मोदी जी ने भी अपनी पुराना जो कुशलता थी उनकी वो वापस नहीं हुई है उनकी। अभी भी पूरा मामला हड़बड़ाया हुआ है इनका। तो काफी गड़बड़ियां ये लोग कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पेच खुल गया है, कहीं दिमाग में कोई चीज फिसल गई है, कुछ है जरूर। भाजपा के साथ बहुत गंभीर संगीन गड़बड़ी है इस वक्त। जी जी। मैं एक चीज और कर लूं, क्योंकि ये भी इसके साथ जरा ये पाकिस्तान विवाद खत्म हो जाएगा। ये जो 7 डेलीगेशन भेजे गए थे, ये मतलब पूरा उसका लब्बो लुआब जिसको बोलते हैं, लब्बो लुआब, तो ये समझ में आ रहा है कि वो टोटली फेल्ड डेलीगेशन रहे। और विदेश नीति में हमें थोड़ा ताकत मिलने के बजाय वो बाहर हमारी कमजोरी ही जाहिर करके आ गए हैं। क्योंकि जिन देशों से मिल रहे हैं, मालूम नहीं 4 लाख के देश, 8 लाख की आबादी के देश बड़े खुश हो रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। उनकी टोटल सेना, एक वो जो देश है, मैं नाम बोल रहा हूँ, सी से नाम है, उसकी टोटल सेना 3000 है। एक देश है पनामा, उसकी टोटल सेना 16,000 है। मतलब यहाँ 3000, यहाँ होमगार्ड उत्तर प्रदेश में 1,20,000 है, वो लाठी लेके जो करते हैं। मतलब ये कहाँ कहाँ जाके फोटो खिंचवाना। किसी भी देश के राष्ट्रपति को छोड़ते 2-4 लाख के देश छोड़ दीजिए, कहीं इनको कुछ नहीं मिला। इंडियन एम्बेसी में जाके ही खाना पीना कर रहे हैं, वहां घूमना फिरना कर रहे हैं। और एक काम मिल गया है जो शायद बीजेपी उसको बना रही है और उसको खूब कस के कर रही है। उनको लगता है जो शशि थरूर बोल रहे हैं उससे कांग्रेस भावता है, सलमान खुर्शीद जो बोल रहे हैं वो 370 को, ओवैसी को। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपना जो धर्म है, राष्ट्र धर्म, वो निभा रहे हैं। वहां जाके क्या सलमान खुर्शीद गाली देने लगे और उसको ये पॉलिटिकली यहाँ यूज कर रहे हैं। ओवैसी वहां जाके क्या गाली देने लगे? भाई बाहर जाएंगे तो आप विपक्ष के जो वरिष्ठ सांसद उनमें गए हैं वो तो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। वो जगह मोदी जी की सरकार की आलोचना करने की जगह नहीं है। वो जगह इस बात की नहीं है कि हम धारा 370 का जो खात्मा हुआ है उसका वहां पे विरोध करने लगे, इसकी जगह नहीं। तो वो लोग तो ठीक काम कर रहे हैं अपना। इनके साथ समस्या ये है कि इसको केवल एक खाना पूरी की कार्रवाई की तरह इन लोगों ने देखा। और अगर वास्तव में इन प्रतिनिधि मंडलों का भारत को कोई सदुपयोग करना था तो इसके लिए पूरी एक मजबूत योजना बनानी चाहिए थी। और भारतीय दूतावासों के जरिए इनको पहले से अपॉइंटमेंट दिलवाने चाहिए थे। जिन जिन देशों में ये गए थे वहां पर, वहां के नेताओं से, वहां के एनएसए से मिलते, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलते, उनके विदेश मंत्री से मिलते, फिर एक बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर करते ताकि उस देश के सभी मीडिया वाले आए, उनको वो अपनी बात कहें। कुछ इंटरव्यूज प्लान किए जाते इन लोगों के, तब कहीं जाके होता। अब वहां पे जाके इंडियन डायस्पोरा के सामने खड़े होकर बोलने से क्या फायदा है? उसके सामने भाषण देने से क्या फायदा है? या छोटे छोटे मामूली किस्म के देशों में जाकर वक्त लगा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका कोई लाभ भारतीय, ये भी जिस तरह भारत की पूरी विदेश नीति का मकसद ही केवल मोदी जी का व्यक्तित्व चमकाना रह गया है। इसके पीछे कोई योजना नहीं दिखती। ये भी विदेश मंत्रालय का काम था। कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, पहले से कोई तैयारी नहीं की किसी किस्म की। मैं तो देखिए, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय, ये जो 3 मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आप इन तीनों मंत्रालयों को देखिए, भारत सरकार की तीनों मंत्रालय बहुत कमजोर कड़ी हैं जी। कोई योजना नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सस्ती राजनीति करते रहते हैं तीनों तरफ से। मैं नहीं, एक मंत्रालय मेरे हिसाब से मैं ऐड करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम। वो भी टोटली असफल रही है, कहीं भी रोकने में नाकाम रही है। और कई जगह दबी, अब लोग बोलते नहीं है लेकिन दबी जबान से यह है कि वही प्रोपोगेटर रही है। वो जो षड्यंत्र करने में उसका कहीं ना कुछ स्कीमिंग करते रहते हैं हरदम। ईडी को कैसे भेजो, उसको कैसे भेजो, इसको वहां कर दो, इसको वहां कर दो। पूरे टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम का ये काम रहता है। लेकिन मैं जरा एक चीज और, अबे भाई आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इस पूरी कवायद में राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को किनारे करने की कोशिश की गई, उनको छोटा बनाने की कि वो किसी इररिलेवेंट हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस उससे क्या वो इररिलेवेंट हो गए? नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कि राहुल गांधी अगर किसी एज एलओपी लीड कर रहे होते तो शायद हम ज्यादा इफेक्टिव होते उन देशों में जहां पे इन लोगों को भेजा गया। मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तमाम सांसदों का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी होते, भारत के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होते,
और आपका बहुत अच्छा सुझाव है, आइडिया बहुत अच्छा है। ये लोग जाते दुनिया के बड़े बड़े देशों का बहुत ही नियोजित किस्म का, प्लान किस्म का दौरा करते, जिसमें पहले से इनके लोगों के पास अपॉइंटमेंट होते, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वहां जाके इंटरव्यू देते, तो उसका बहुत असर पड़ता। ये बिल्कुल इन लोगों ने जिस तरीके से किया है, बिल्कुल खाना पूरी है। और राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे निष्प्रभावी किया जाए, इस चक्कर में लोग लगे रहते हैं। असर इसका हर बार उल्टा होता है। अब इस वक्त स्थिति क्या है कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, आप देखिए कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल निश्चित रूप से वही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में उठाए जा रहे सवाल है, राहुल गांधी की सहमति से उठाए जा रहे सवाल है। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल आम लोगों के दिमाग में है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है उसके एक बड़े हिस्से के दिमाग में ये सवाल है। तो राहुल गांधी ने, मैं मानता हूं सरकार ने कोई भी कोशिश की हो कि राहुल गांधी की छवि, और राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं, वो पूछ जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की तरह जनता से दूर नहीं रहते हैं। राहुल गांधी की कोशिश रहती है कि वो जनता के, आम लोगों के नजदीक रहें और मौके पर जाएं। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर से सब चीजों को सलाम करते हैं, दूर से देखते हैं। उनकी जो रैलियां होती हैं उसमें भी बहुत दूरी कायम रखी जाती है। कुछ तो सुरक्षा का मामला है, कुछ उनकी राजनीति की शैली ही इस तरह की है। जनता के साथ संपर्क करना प्रधानमंत्री की राजनीतिक शैली का अंग नहीं है। जबकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए साबित किया है, और अपनी राजनीति की पूरी शैली उनकी ऐसी है कि किस तरह वो जनता के साथ निजी तौर पर जुड़े। इस चीज का उनको बहुत लाभ हो रहा है, और ये लाभ धीरे धीरे संचित होकर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की काफी मदद करेगा। मैं चलते चलते एक व्यक्ति का नाम इसलिए ले लूं क्योंकि मैं कुछ चीजों में तो उनसे एक मत नहीं था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति, उसका एक हिस्ट्री है, वो मैं सतपाल मलिक साहब का नाम लेना चाह रहा हूँ। सतपाल मलिक साहब का इसलिए कि वो अस्पताल में थे, जैसी खबर आ रही है कि शायद वो आईसीयू से निकल गए हैं और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये जो एक इन्होंने काम किया कि सतपाल मलिक जब आईसीयू में थे उस समय एक चार्जशीट फाइल की गई जिसमें सतपाल मलिक ही विसिल ब्लोअर थे। उन्होंने ने बताया था कि किस तरह से पैसे की डिमांड हुई थी, और राम माधव उस फाइल को लेकर आए थे। उन्होंने नाम से कहा था राम माधव, और 300 करोड़ की पेशकश थी। रिलायंस का एक इंश्योरेंस का मामला था और 2 मामले थे। अब अगर उनकी बेसिस पे सब बन रहा है तो उनको भी उस चार्जशीट में नामित किया गया है, लेकिन राम माधव को छुट्टी हो गई है। छुट्टी एक बहुत हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन इससे क्या सतपाल मलिक ने जो कहा था वो डिस्प्रूव हो जाएगा, वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, या राम माधव को क्लीन चिट मिल जाएगी? क्योंकि ये अब आरएसएस नजर आती है, मुझे इसके भी एक तिकड़म नजर आती है। तिकड़म ये है कि राम माधव को इस मसले से कैसे निकाला जाए, क्योंकि सतपाल मलिक ने उनका नाम ले दिया कि वो फाइल लेके आए थे। तो अब उन्होंने इस पूरे मसले के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की है और जो उन्होंने कार्रवाई की है जांच एजेंसी ने, उसमें आधिकारिक रूप से राम माधव का नाम उसमें से निकाल दिया है। अब राम माधव का नाम जुड़वाने के लिए अगर कोई जुड़वाना चाहता है तो अदालत में जाए, वहां जाके कहे कि भाई इनका नाम भी इस चार्जशीट में जोड़ा जाए। एक मतलब नाक घुमा के पकड़ने वाली बात होगी। तो राम माधव का नाम निकालने के लिए ही ये पूरा प्रपंच रचा गया है। सतपाल मलिक को इससे कोई खास, सब लोग जानते हैं कि सतपाल मलिक जिंदगी के किस दौर में है और उनका सरकार क्या बिगाड़ लेगी, उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगी सरकार। लेकिन राम माधव का नाम इस मसले से कैसे निकाला जाए, इसके लिए सब ये किया गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई बातचीत करने के लिए। और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 2 चीजें मिल जाएंगी। एक तो नया संसद का शायद कोई डेट, ऐसी खबर है कि कोई डेट संसद बुलाई जा रही है 2 दिन के लिए, वो भी हो जाएगा। और ये जो शिष्टमंडल वो तो इमरजेंसी के लिए बुलाई जा रही है जी। वो जो संसद 2 दिन के लिए बुलाई जा रही है, वो इमरजेंसी में कांग्रेस की निंदा करने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, कांग्रेस की निंदा करने के लिए बुलाई जा रही है। उसका ऑपरेशन सिंदूर वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है सवाल उठाने की कोशिश करेगी तो ओम बिरला साहब रोक देंगे कि भाई इसलिए सत्र बुलाया नहीं गया जी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर संसद चलेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात और निकलेगी ही निकलेगी, उसको रोकना मुश्किल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई बातचीत करने।